वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 10 जुलाई 2021। 10 जुलाई 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बीपीएससी सहित बिहार एसएससी, बिहार एसआई, ईएसआई, सीडीपीओ, बिहार पुलिस और वो तमाम परीक्षाएं जो खास करके बिहार में आयोजित होती हैं। अगर आप घर बैठे बिहार में आयोजित होने वाले इन सभी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किया तो आपको बता दूं कि जनवरी से लेकर के अब तक करंट अफेयर्स के जितने वीडियो चैनल पर अपलोड हुए हैं सभी को मैंने प्लेलिस्ट में अरेंज किया। आप वहां पर जाकर एक एक करके सारे वीडियो को देख सकते हैं। और रही बात पीडीएफ की, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून ये पिछले 6 माह के करंट अफेयर्स का पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां पर जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे। और जो पिछले वीडियो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, यह प्रश्न था कि हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी ने किस नई योजना की शुरुआत की है। तो भी हाल ही में एलआईसी के द्वारा जीवन सरल पेंशन योजना की शुरुआत की गई। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर था। सभी लोगों ने इसका राइट आंसर किया है और अधिकतर लोगों ने इसके बारे में डिटेल में लिखा है। तो जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कमेंट बॉक्स में उसे जरूर लिखा कीजिए और डिटेल में लिखा कीजिए। चलिए अब हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे जुलाई माह से संबंधित जो प्रमुख दिवस व तिथियां हैं ये एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये एक झलक यहाँ पे इसको भी देख लेते हैं। तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष का जो थीम था इसका ये था सेव द सेवियर्स। और 1 जुलाई को भारतीय स्टेट बैंक स्थापना दिवस जो कि 66वां स्थापना दिवस था अभी हाल ही में मनाया गया। और इसके अतिरिक्त 1 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चुटकुला दिवस भी मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व यूएफओ दिवस मनाया गया। और उसके बाद अगला है 4 जुलाई। 4 जुलाई को स्वामी विवेकानंद स्मृति दिवस मनाया गया। और इसके अतिरिक्त 4 जुलाई को अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया जो कि 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आजाद हुआ था ब्रिटेन की गुलामी से। तो इसी के फलस्वरूप ये प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगला है 5 जुलाई। 5 जुलाई को श्री गुरु हरगोविंद जयंती मनाया जाता है। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस। जूनोसिस एक प्रकार की बीमारी है, एक प्रकार की डिजीज है, ये ध्यान रखिएगा। और 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है। उसका ध्यान हम आगे बढ़ेंगे। और अगला हमारा यहाँ पे 9 जुलाई। 9 जुलाई को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हम चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और इनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उन्हें भी डिस्कस करूंगा। तो आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और वीडियो के अंत में जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो यहाँ पर आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में कैबिनेट के विस्तार के बाद इसमें बिहार के कितने सांसदों को शामिल किया गया है। मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया और इसमें भी हाल ही में बिहार के 2 सांसदों को मंत्री बनाया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद बिहार से केवल 2 सांसदों को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। और इनमें जदयू से सांसद आरपी सिंह और लोजपा अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस शामिल है। ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे इसके बारे में लिखा गया है कि रामचंद्र प्रसाद सिंह यानी कि आरपी सिंह को इस्पात मंत्रालय और पशुपति कुमार पारस को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से मतलब कि जो महत्वपूर्ण तथ्य निकल कर ये आया है कि मतलब जो कुल 43 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया है इसमें, इस समारोह में जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ, कैबिनेट का जो विस्तार हुआ उसमें 43 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया। और जिसमें कि बिहार के 2 मंत्री इसमें शामिल हैं, जिसमें कि आप नाम याद रखिएगा, रामचंद्र प्रसाद सिंह यानी कि आरपी सिंह और जो कि मतलब कि रामविलास पासवान के जो छोटे भाई हैं जिनका नाम है पशुपति कुमार पारस। तो इन दोनों को इसमें जगह मिला। और इसका जो मतलब कौन सा विभाग सौंपा गया है वो भी आपको ध्यान रखना है। तो रामचंद्र प्रसाद सिंह को जो सौंपा गया है ये इस्पात मंत्रालय सौंपा गया और वहीं पे पशुपति कुमार पारस को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय सौंपा गया। तो ये सारी जानकारी यहां से आपको याद रखना है। चलिए उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। और हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही की घोषणा के अनुसार अब वाल्मीकि टाइगर रिजर्व यानी कि वीटीआर में बाघों की गणना कैमरे से की जाएगी। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है कहां पर है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इस बारे में बता दूं कि पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व यानी कि वीटीआर में बाघों की गणना प्रत्येक वर्ष की जाती है, लेकिन हाल ही के घोषणा के अनुसार अब यहाँ पर बाघों की गणना कैमरे से की जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे अगला पॉइंट लिखा गया, यहाँ वर्ष 2006 से बाघों की गणना हो रही है। पहले गणना का काम पग मार्क यानी कि फुटप्रिंट के आधार पर किया जाता था, परंतु अब कैमरा ट्रैप लगाए जा रहे हैं और इस विधि से गणना में वास्तविक स्थिति की जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखते हुए अभी हाल ही में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के द्वारा अभी ये कैमरा लगाया जा रहा है और ये कार्य अभी स्टार्ट हो चुका है, जो कि मतलब ये गणना जो होगा तो सटीक जानकारी मिलेगा कि यहाँ पे कितने बाघ मौजूद हैं। पहले जो कार्य होता था ये फुटप्रिंट के आधार पर किया जाता था गणना। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपको याद रखना है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि यहाँ पर बाघों की जो गणना हो रही है ये 2006 से हो रही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पे। हमारा तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में पटना तारामंडल को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किए जाने की घोषणा किया गया है। पटना तारामंडल को बिहार के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में स्थापित किया गया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। जिस वक्त मतलब कि पटना तारामंडल का निर्माण हो रहा था तो उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री जो थे बिहार के वो थे सत्येंद्र नारायण सिन्हा। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इस बारे में बता दूं कि हाल ही में राजधानी पटना के बेली रोड पर अवस्थित तारामंडल अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किए जाने की घोषणा किया गया है।
तो यहाँ से ये सारी चीज़ों को आपको याद रखना। अब यहाँ पे बात आई है पटना तारामंडल की, तो बहुत सारे प्रश्न जो कि यहाँ से आपके बन सकते हैं, तो जो महत्वपूर्ण है उसको यहाँ पे मैंने ऐड किया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला पॉइंट में है कि पटना तारामंडल पटना के इंदिरा गांधी परिसर विज्ञान परिसर में स्थित है। यहाँ पर आप दोनों इमेज में ये देख सकते हैं, ये पटना में इंदिरा गांधी विज्ञान परिसर में स्थित है। और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया है कि इसे 20 जुलाई 1989 को बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा के कार्यकाल में 11 करोड़ की लागत से तैयार किया गया था, जो कि ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं कि पटना तारामंडल का जो निर्माण हुआ था वो बिहार के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हुआ था। तो ये बिहार के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उस वक्त सत्येंद्र नारायण सिन्हा के कार्यकाल में 11 करोड़ की लागत से तैयार हुआ था। ये डेट भी आप याद रखिए 1989 में, एक्चुअली में 20 जुलाई 1989 में इसका मतलब कि स्थापना किया गया था। और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया है कि पटना तारामंडल का पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया, यानी कि पटना तारामंडल का नाम, यहाँ पे नाम छूट गया है, पटना तारामंडल का नाम पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आप याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। लेकिन यहाँ पे बात आई है बिहार की, तो बिहार से संबंधित कुछ ऐसे फैक्ट है जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हालांकि ये छोटे छोटे फैक्ट हैं लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, कई बार आपको ये कंफ्यूज भी कर देता है। तो यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण है ये आपको ध्यान रखना है, बिहार की चौथी। तो बिहार की चौथी की अगर हम बात करें तो उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। और वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो बिहार की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा होती है वो नेपाल के साथ होती है। और जो राज्य के साथ सीमा साझा होती है, 3 राज्यों के साथ बिहार अपनी सीमा साझा करते हैं, जिसमें कि आपको ध्यान रखना है पश्चिम बंगाल, झारखंड और उस बाद उत्तर प्रदेश। ये 3 राज्य हैं जिसके साथ बिहार अपनी सीमा साझा करते हैं। और उस वक्त यहाँ पे आगे लिखा गया है कि आप सब जानते हैं बिहार की राजधानी है पटना और राज्यपाल अभी वर्तमान में फागू चौहान, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, राजकीय पक्षी है गौरैया। अभी हाल ही में 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया जिसका थीम था आई लव स्पैरो। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है कि राजकीय पशु, तो राजकीय पशु है बैल, राजकीय वृक्ष है पीपल, राजकीय फूल है गेंदा। और जनसंख्या घनत्व की अगर बात किया जाए तो बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है ये 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और वहीं पे क्षेत्रफल की अगर बात किया जाए तो 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। और प्रथम राजभाषा हिंदी तथा द्वितीय राजभाषा उर्दू है। बिहार की लंबाई 345 किलोमीटर, चौड़ाई 483 किलोमीटर। और बिहार में विधान परिषद की 75 सीटें, विधानसभा की 243 सीटें, राज्यसभा की 16 तथा लोकसभा की 40 सीटें हैं। और जो यहाँ पर आप देख रहे हैं लोक नृत्य, तो बिहार की जो प्रमुख लोक नृत्य है जाट जाटिन, कजारी, पनवरिया और विदेशिया यहाँ की प्रमुख लोक नृत्य है। और यहाँ पर आप इस इमेज में जो देख रहे हैं ये बिहार का राजकीय चिन्ह है, 2 स्वास्तिक के बीच में बौद्ध वृक्ष, ये बिहार का राजकीय चिन्ह है। तो बिहार से संबंधित इतनी सारी जानकारी को आप याद रखिए, यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में ISSF शूटिंग विश्व कप 2021 में पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो ISSF शूटिंग विश्व कप 2021 में भारत को जो स्थान मिला है ये 10वां स्थान है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में 22 जून से 3 जुलाई 2021 के बीच OCJ क्रोएशिया में आयोजित ISSF विश्व कप 2021 में भारत ने कुल 4 पदक जीतकर तालिका में 10वां स्थान हासिल किया है। ये आपको ध्यान रखना है कि भारत ने कुल मिला के 4 पदक जीता है। अब यहाँ पे एक पदक कौन कौन है और किसने जीता है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैं आपको देने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आप याद रखिए कि 4 पदक जीत के 10वां स्थान हासिल किया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे ISSF शूटिंग विश्व कप 2021 के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य है जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला पॉइंट है यह है कि 22 जून से लेकर 3 जुलाई 2021 के बीच OCJ क्रोएशिया में आयोजित ISSF विश्व कप 2021 में भारत ने कुल 4 पदक जीतकर तालिका में 10वां स्थान हासिल किया है। तो यहाँ पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सामने निकल कर आता है। इसका आयोजन कब हुआ, तो आपको ध्यान रखना इसका आयोजन 22 जून से लेकर के 3 जुलाई 2021 के बीच हुआ। और ये कहाँ हुआ, तो ये क्रोएशिया में हुआ था, जो कि OCJ क्रोएशिया में आयोजित हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे आगे लिखा गया कि इस मतलब कि इस विश्व कप में भारत ने कुल 4 पदक हासिल किया, जिसमें कि 4 पदक में अगर बात करें हम तो 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य। देखिए यहाँ पे गलती से 1 लिखा गया है, यहाँ पे 2 कांस्य होगा। तो कुल 4 पदकों में 1 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 2 कांस्य पदक शामिल है। तो कुल मिलाकर 4 पदक के साथ ये अंक तालिका में अगर हम बात करें तो ये 10वें स्थान पर था। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, यहाँ पर इसके बारे में लिखा गया है कि इसमें राही सरनोबत ने महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीती। और वहीं पे मनु भाकर और सौरभ चौधरी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित में रजत पदक और सौरभ चौधरी ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक तथा मनु भाकर, राही सरनोबत और यशस्वी देसवाल ने महिला टीम इवेंट 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता। यहाँ पर आप ये नाम सभी का याद रखिए, यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। तो कुल मिला के 2 कांस्य, 1 रजत और 1 स्वर्ण हासिल किया गया है इस मतलब कि ISSF शूटिंग विश्व कप 2021 में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे अगला पॉइंट है कि इस सूची में रूस 18 पदक के साथ शीर्ष पर है और इसके बाद 10-10 अंकों के साथ इटली और जर्मनी है, यानी कि दूसरे
दूसरे स्थान पर 10-10 अंकों के साथ इटली और जर्मनी है। तो ये सारे प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया है, जहाँ से मतलब कि आपके प्री एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो यहीं से आपका प्रश्न होगा। आप चाहे तो इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अन्यथा हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करके इस सबका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। पेड ग्रुप को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरह से होगी, सुनियोजित तरीके से होगी और आप एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ आप लोग पेड ग्रुप ज्वाइन कीजिए। ऑलरेडी यहाँ पर लगभग 1200 से अधिक मेंबर हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। चलिए अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए एक इन्फॉर्मेशन लिखा गया है कि अगर आप घर बैठे 67वीं BPSC प्राइमरी परीक्षा और BPSC CDPO इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ पर आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करके टेस्ट सीरीज को अटेंड कर सकते हैं। जो अगला सेट आपको देखने को मिलेगा पेड ग्रुप में, ये 27वां सेट होगा, जो कि नेक्स्ट संडे आगामी संडे को आपको पेड ग्रुप में सुबह 7 बजे देखने को मिलेगा। जो लोग भी इसे ज्वाइन करने के इच्छुक हैं इस व्हाट्सअप नंबर पर pre21 लिख के मैसेज करें, डेमो PDF मंगा के देखें और अगर आप इसे ज्वाइन करने के इच्छुक हैं तो आपसे ज्वाइन जरूर करें। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 5वां प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला फास्टैग या फिर यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि UPI आधारित पार्किंग सुविधा शुरू किया गया है। तो अभी हाल ही में ये सुविधा शुरू किया गया है दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हाल ही में दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यानी कि DMRC ने भारत का पहला फास्टैग या फिर यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI आधारित पार्किंग सुविधा शुरू की है। ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर नेक्स्ट लिखा गया, यह सुविधा प्रवेश और भुगतान के समय कम करने के लिए शुरू किया गया है। प्रवेश और भुगतान के समय कम करने के लिए इस पार्किंग सुविधा का मतलब शुरुआत किया गया है दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के द्वारा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और फिर यहाँ पे अगला पॉइंट लिखा गया है, इसके तहत अतिरिक्त मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन यानी कि MMI पहल के तहत ऑटो, टैक्सी और रिक्शा के लिए समर्पित इंटरमीडिएट पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि IPT लेन का भी उद्घाटन किया गया है। तो ये सारी उद्घाटन जो भी किया गया है दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के द्वारा किया गया है। ये सारे संबंधित चीजों को यहाँ से आपको याद रखना है। चलिए उसका ध्यान में बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में रिजर्व बैंक ने कितने बैंकों पर जुर्माना लगाया है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा रिजर्व बैंक के द्वारा भी हाल ही में 14 बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में रिजर्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को ऋण देने और छोटे वित्त बैंकों से संबंधित दिशा निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन न करने पर 14 बैंकों पर जुर्माना लगाया है। ये इस पॉइंट को ध्यानपूर्वक आप समझिए कि हाल ही में रिजर्व बैंक ने गैर वित्तीय कंपनियों को ऋण देने और छोटे वित्त बैंकों से संबंधित दिशा निर्देश के कुछ प्रावधानों का पालन न करने को लेकर के 14 बैंकों पर भी हाल ही में जुर्माना लगाया गया। ये जुर्माना भी बैंकों का बैंक जो कि राष्ट्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक, उसके द्वारा लगाया गया। अब ये 14 बैंक कौन कौन है, तो यहाँ पर देखिए RBI ने जिन 14 बैंकों पर जुर्माना लगाया है ये बैंक कौन कौन से हैं, यहाँ से भी आपके प्रश्न बन सकते हैं। तो एक एक करके सारे बैंकों को यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला है बंधन बैंक लिमिटेड, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्रेडिट स्विस AG, इंडियन बैंक, इंडस इंड बैंक लिमिटेड, कर्नाटक बैंक लिमिटेड, करूर वेस्ट बैंक लिमिटेड, पंजाब एंड सिंध बैंक, साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, भारतीय स्टेट बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। ये 14 बैंक हैं जिनमें अभी हाल ही में RBI के द्वारा जुर्माना लगाया गया है। और इस जुर्माना का जो मतलब कारण है वो यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो यहाँ से ये सारी चीज़ों को आपको याद रखना। अब यहाँ पे बात है RBI की, तो RBI से संबंधित बहुत सारे फैक्ट जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। RBI के बारे में यहाँ पे जान लेते हैं। RBI का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं कि RBI की स्थापना कब हुई, तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भी है। और यहाँ पे अगला पॉइंट लिखा गया कि रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे कि 1937 में अस्थायी रूप से मुंबई स्थानांतरित किया गया। और नेक्स्ट है कि RBI गवर्नर की नियुक्ति वित्त मंत्री की सलाह पर प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट जो यहाँ पे देख रहे हैं, RBI के गवर्नर की नियुक्ति वित्त मंत्री के सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और RBI का जो प्रतीक चिन्ह है ये ताड़ का पेड़ और बाग होता है। यहाँ पर जो आप इस लोगो में देख रहे हैं ये RBI का प्रतीक चिन्ह है, जो कि मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं ताड़ का पेड़ और बाग इसका मतलब कि प्रतीक चिन्ह है। और इसका जो मुख्यालय है ये मुंबई में है। और वर्तमान में जो गवर्नर है RBI के ये है शक्तिकांत दास, जो कि 25वें गवर्नर है और ये उर्जित पटेल की जगह पे है। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ से आपको RBI से संबंधित याद रखनी है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में न्यूज ऑन AIR रेडियो लाइव स्ट्रीम ग्लोबल रैंकिंग जारी की गई है और इसमें पहले स्थान पर, भारत को छोड़कर पहले स्थान पर इसमें कौन है। तो देखिए इस जो रैंकिंग जो जारी की गई है, इस रैंकिंग में अगर हम बात करें तो पहले स्थान पर अमेरिका है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में जारी न्यूज ऑन AIR रेडियो लाइव स्ट्रीम ग्लोबल रैंकिंग में वैसे देश शामिल है जहां पर न्यूज ऑन AIR ऐप पर ऑल इंडिया रेडियो यानी कि AIR लाइव स्ट्रीम सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, सबसे लोकप्रिय है। तो इस सूची में जो पहले स्थान पर यह है अमेरिका, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर एक बार मैं पुनः रिपीट कर दूं कि जो रैंकिंग जारी किया गया ये वैसे देशों को शामिल किया गया इस रैंकिंग में जहां पर न्यूज ऑन AIR जो ऐप है जिसके
माध्यम से मतलब कि रेडियो का जो लाइव प्रसारण होता है वो सबसे ज़्यादा मतलब पॉपुलर है, मतलब कहाँ पर ज़्यादा सुना जाता है। तो ये भी यही रैंकिंग जारी किया गया और इस रैंकिंग के आधार पर भारत को छोड़कर अमेरिका इसमें पहले स्थान पर, ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट लिखा गया कि आकाशवाणी की 240 से अधिक रेडियो सेवाओं को प्रसार भारती के आधिकारिक ऐप न्यूज ऑन AIR ऐप पर लाइव स्ट्रीम किया जाता है। न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये ऑल इंडिया रेडियो स्ट्रीम न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर 85 से अधिक देशों में भी सुना जाता है, ये आपको ध्यान रखना। और इसी सूची में अगर हम बात करें जो कौन से देश में सर्वाधिक सुना जाता है ये लाइव स्ट्रीम, उसी के बारे में ये प्रश्न था, जहाँ की अमेरिका इस सूची में पहले स्थान पर, ये आपको ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में ग्रीन पीस के एक अध्ययन के अनुसार पिछले 1 साल में दिल्ली में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि NO2 में कितनी वृद्धि हुई है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 125% की वृद्धि दर्ज की गई है। अब यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में गैर सरकारी संगठन यानी कि NGO ग्रीन पीस के एक अध्ययन के अनुसार पिछले 1 साल की अवधि के दौरान दिल्ली में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि N2O में 125% की वृद्धि हुई है, आपको ध्यान रखना है। और यह अध्ययन में भारत की 8 मतलब कि सबसे अधिक आबादी वाले शहरों को शामिल किया गया था, जिसमें कि यहाँ पर जो आंकड़े जो लिखे गए हैं उसे एक नज़र देख लीजिए। हैदराबाद में 69% यानी कि 69% की मतलब वृद्धि हुई है। और वहीं पर बेंगलुरु की अगर बात किया जाए तो 90% वृद्धि हुई है। और जयपुर में 47, कोलकाता में 11 और चेन्नई में 94, मुंबई में 52, लखनऊ में 32 और दिल्ली में 125% की वृद्धि हुई है। ये सारी बातें जो कही गई है ये गैर सरकारी संगठन यानी कि NGO ग्रीन पीस के द्वारा कही गई, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से आपको मिलता है, यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं और ये कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है, ये जो सर्वेक्षण किया गया था भारत के सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में किया गया था, जो कि कुल मिलाकर 8 शहरों में किया गया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 9वां प्रश्न है कि हाल ही में विश्व का पहला महिला सोलो मोटरसाइकिल अभियान नई दिल्ली में सीमा सड़क भवन पर संपन्न हुआ है, इसकी शुरुआत कब की गई थी। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, इसकी जो शुरुआत हुई थी ये 11 जून 2021 को की गई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में विश्व का पहला महिला सोलो मोटरसाइकिल अभियान नई दिल्ली में सीमा सड़क भवन पर संपन्न हुआ है। और यहाँ पे अगला पॉइंट लिखा गया है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 11 जून को नई दिल्ली से इस मिशन को रवाना किया था। और यहाँ पे जो अगला पॉइंट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ से इस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाएगा तो यहीं से आपका प्रश्न होगा। और इसके तहत 18 दर्रों को फतह करने वाली पहली महिला बनी है कौन, इनका नाम है कंचन उसादांगी बनी है, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। पहली जो बाइकर बनी है वो कंचन उसादांगी बनी है। और इसके अतिरिक्त 3187 किलोमीटर की दूरी एक बार में पूरी करने वाली पहली महिला बन गई है, ये आपको ध्यान रखना। ये नाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इन्होंने 18 दर्रों को पार किया और कुल मिलाकर एक बार में 3187 किलोमीटर का दूरी तय किया, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 10वां प्रश्न है कि भारतीय सेना ने हाल ही में कश्मीर में एक फायरिंग रेंज का नाम किस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विद्या बालन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि भारतीय सेना ने हाल ही में कश्मीर में एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन के नाम पर रखा है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया कि विद्या बालन इस साल की शुरुआत में कश्मीर में भारतीय सेना द्वारा आयोजित गुलमर्ग विंटर फेस्टिवल में भाग लिया था। और जिसके बाद विद्या बालन की विभिन्न उपलब्धियों का सम्मान करते हुए भारतीय सेना ने गुलमर्ग में एक सैन्य फायरिंग रेंज को विद्या बालन फायरिंग रेंज नाम दे दिया है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि मतलब इसी मतलब फेस्टिवल के बाद यहाँ अभी हाल ही में मतलब कि इनकी उपलब्धियों को, विद्या बालन जी के उपलब्धियों को सम्मान देते हुए भारतीय मतलब कि सेना ने गुलमर्ग में एक सैन्य फायरिंग रेंज का नाम इनके नाम पर किया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जिसका नाम कर दिया गया है विद्या बालन फायरिंग रेंज। तो इतनी सारी जानकारी आपको यहाँ से इस प्रश्न से मिलती है। उस पर यहाँ पे अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति जोवेमल मोइसे की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। तो ये किस देश के राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ये हैती के राष्ट्रपति थे। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में हैती के राष्ट्रपति जोवेमल मोइसे और उनकी पत्नी पर राजधानी पोर्ट प्रिंस में उनके आवास पर अपराधियों ने हमला कर गोली मार दी, जिसमें कि राष्ट्रपति की मौत होगी और उनकी पत्नी घायल हो गई, ये आपको ध्यान रखना है। यह जो आप इस इमेज में देख रहे हैं यही है मतलब भारत ने बल्कि हैती के राष्ट्रपति थे जोवेमल मोइसे, इनकी भी हत्या हो चुकी है। और यहाँ पे हैती के बारे में लिखा गया है, हैती एक कैरेबियन देश है। हैती की सर्वाधिक ऊंची चोटी जो है ये पिक ला सेली है और ये यहाँ पर जो क्रियोल और फ्रांसीसी भाषा बोली जाती है जो महत्वपूर्ण भाषा है, ठीक है। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ से आप याद रखिए। अभी यहाँ पर राष्ट्रपति की हत्या हुई है तो आने वाले सभी परीक्षाओं में यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा मतलब तथ्य है कि किसी देश में राष्ट्रपति की हत्या हो जाना उसके निवास में, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो वहाँ से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों इस तरह के वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। इस वीडियो का टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ 700 लाइक। अगर आपको वीडियो से हेल्प मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने
दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज को किसके तहत लाने का फैसला किया है? तो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज को वित्त मंत्रालय के तहत लाने का फैसला किया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक उद्यम विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज को वित्त मंत्रालय के तहत लाने का फैसला किया है। अब यहाँ पे आगे लिखा गया कि सार्वजनिक उद्यम विभाग पहले भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के अधीन था और इसे भविष्य की विनिवेश योजनाओं के संबंध में समन्वय को आसान बनाने के लिए वित्त मंत्रालय के अधीन लाने का फैसला किया है। यहाँ पर आपके प्रश्न बनेंगे, ये जो प्रश्न है सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि मतलब इसे किस मंत्रालय के तहत लाने का फैसला किया गया है। तो ये वित्त मंत्रालय के तहत लाने का फैसला किया गया है और इससे पहले ये किस मंत्रालय के अधीन था, तो वो भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो इससे पहले जो मतलब कि सार्वजनिक उद्यम विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज जो था ये भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय का अधीन था, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट लिखा गया कि वित्त मंत्रालय के विभाग यानी कि वित्त मंत्रालय में अब इस विभाग के शामिल हो जाने के बाद कुल विभागों की जो संख्या हुई ये 6 हो गई है। अब यहाँ पे इस बारे में जानते हैं ये 6 विभाग कौन कौन से हैं। तो वित्त मंत्रालय के जो अधीन विभाग हैं ये है आर्थिक मामलों का विभाग पहला, दूसरा है व्यय विभाग, तीसरा है राजस्व विभाग, चौथा है निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग, पांचवा है वित्तीय सेवाएं विभाग और सार्वजनिक उद्यम विभाग छठा। तो ये सभी जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। ये अभी हाल ही में ऐड किया गया, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया ये अभी हाल ही में से ऐड करने का फैसला किया गया है। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है। अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का प्रश्न है कि हाल ही में 6 जुलाई 2021 को 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो का कौन सा जन्म दिवस मनाया गया है। अगर आपने कल वाले वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा हो तो इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर आपने हमारे वीडियो को रेगुलर फॉलो किया है तो आपका एक भी प्रश्न करंट अफेयर से बाहर नहीं जाएगा, यहीं से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। सारे एग्जाम में जो भी एग्जाम आयोजित होंगे बिहार में वो सारे एग्जाम में हमारे करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसे ध्यान रखें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाएं और पेड ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। पेड ग्रुप के बारे में अगर आपसे ज्वाइन करना चाहते हैं और इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सअप नंबर पे हमें pre21 लिख के मैसेज करें। ध्यान रखें आपको कॉल नहीं करना बल्कि मैसेज करना है। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।